बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर ऑफिस से हैं और आपको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड एम बर्टन की क्लास में वेलकम। चीज़ें मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल फील हो रही हैं आपको, लेकिन क्या कहते हैं वो बच्चे मेरे ना मोटू पतलू कार्टून देखते हैं, तो उसमें वो मोटू जो है वो कहता है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती पतलू। तो आप भी हिम्मत करें, ठीक है। अल्लाह पाक कभी मेहनत किसी की रायगा नहीं जाने देते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चूंकि abstract हैं और abstract जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, इनको समझने का सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि आप चीज़ों में गैप ना आने दें। जब आप चेन बनाकर रखते हैं, चीज़ों में गैप नहीं आने देते, ठीक है, लेक्चर्स में गैप नहीं आएगा, तो तब आप चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अगर ऐसा होगा कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, फिर आपने लेक्चर नंबर 5 देख लिया अकॉर्डिंग के यार ये अहम है, तो फिर वो नहीं समझ आएगा आपको। मैथमेटिक्स में जब भी आपको चीज़ मुश्किल लगती है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि चेन नहीं बनी, आपने गैप डाल दिया है, चेन टूट गई है, ठीक है। जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, चेन बनी रहती है, कभी भी मैथमेटिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक करोलरी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करोलरी, और ये करोलरी जो है ये लैग्रांज थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। करोलरी एक्चुअली क्या होता है कि एक थ्योरम जो है उस थ्योरम को हम इस्तेमाल करके जो रिजल्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड करोलरी। सही है। अब ये है क्या, लैग्रांज थ्योरम क्या था? लैग्रांज थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो वो जो पॉलिनोमियल कांग्रेस बनेगा, सही है, मॉडुलो सम प्राइम पी, ठीक है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा आपके पास n जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकलेंगे। यानी जितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल कांग्रेस होगा उतने ही उसके ज्यादा से ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप उसको लाजमन देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर को। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर ये जो करोलरी है ये कह रही है कि अगर एक p प्राइम हो, इफ p इज अ प्राइम और d एक नंबर है जो p-1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी d जो है डिवाइजर है p-1 का, तो आपने प्रूफ करना है ये जो कांग्रेंस है x raised to power d-1 congruent to 0 मॉडुलो p हैज एग्जैक्टली d सॉल्यूशन, इसके एग्जैक्टली d सॉल्यूशन निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के से पहले हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं p लेट कर लेता हूं 7, तो p-1 कितना निकल आएगा? p-1 एग्जैक्टली 6 निकल आएगा। अब 6 के जो डिवाइजर है वो कौन कौन है? d अब आपने चूज करना है, d आपने चूज करना है जो p-1 यानी 6 को डिवाइड करेगा। तो आप जानते हैं d का जो डिवाइजर हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब 1 वाला केस तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है, ले भी लें तो कोई मसला नहीं है। अगर अब d की जगह 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 -1 यानी x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है लीनियर कांग्रेंस, तो कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा? x इक्वल टू 1 को 1 ही सेटिस्फाइड करेगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप 2 रखते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ये आएगा x स्क्वायर -1 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7, तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन आपके पास निकल आएंगे। इसी तरह जब आप x क्यूब -1 कांग्रुएंट टू 0 को सोल्व करेंगे तो फिर 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी जितनी वो पावर बनेगी उतने ही उसके एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये तो हो गया सबसे पहले इस करोलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया कि कहना क्या चाह रही है ये करोलरी। अब इसके जहां तक प्रूफ की बात है, उसका प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा फर्मट-लिटल थ्योरम को, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप गौर करें कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ना, ये p-1 वाली और d उसका डिवाइजर है, ये फर्मट-लिटल थ्योरम में भी आप कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं। फर्मट-लिटल थ्योरम क्या था? फर्मट-लिटल थ्योरम ये होता है, अगर आपके पास कोई a इंटीजर है, a कोई इंटीजर है, तो a की पावर p-1, p क्या है? प्राइम नंबर है, तो a की पावर p-1 बेटा हमेशा जो है ना ये 1 के कांग्रुएंट होती है मॉडुलो सम प्राइम p, जबकि a और p जो है ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इनका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल है। ये आपके पास फर्मट-लिटल थ्योरम, सही है। इसको सम टाइम आप ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन वो यहां पर हम इसके इस्तेमाल नहीं करेंगे। a की पावर p कांग्रुएंट है a के मॉडुलो p,
सही है, लेकिन ये वाली फॉर्म का हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, p-1 है। सही होगी बात ये। अच्छा, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, d डिवाइड कर रहा p-1 को, प्रूफ। एज d जो है वो डिवाइड कर रहा है p-1 को। अब यहां पर आप देखें, आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन एक बच्चे को नहीं पता, तो इतने आगे वो चैप्टर तक पहुंच गया है तो बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे आप, ठीक है। अब d अगर p-1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि आपको कोई इंटीजर k मिलेगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k बिलोंग टू z सच दैट को लिखा s डॉट t, ये इसका शॉर्टकट है। सच दैट के जिसको डिवाइड किया उसको इधर लिखेंगे, जिस पर डिवाइड किया k पर डिवाइड किया, और जिस पर डिवाइड किया d, यानी p-1 जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, k d के बराबर आ जाएगा। सही है। अब मैं अपनी इस पोलिनोमियल को कंसीडर कर रहा हूं। नेक्स्ट कंसीडर पोलिनोमियल, नेक्स्ट कंसीडर x रेज टू पावर p-1 -1 इक्वल टू, मैंने इस चीज को कंसीडर किया। अभी कहां से आपको आइडिया मिलेगा, देखो ये मैंने कहा कि मैंने फर्मन-लिटल थ्योरम को इस्तेमाल करना है। फर्मन-लिटल थ्योरम क्या है, a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के। अगर 1 को आप इधर ले आए तो a की पावर p-1, मतलब इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा a की पावर p-1 तो इस एक्सप्रेशन को मैंने वहां पर इस्तेमाल किया। सही है, लेकिन वहां पर a लिखा है, यहाँ पर x लिख लिया, आप वहां पर भी x लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसको मैं आगे लिख रहा हूं इस तरह, p-1 किसके इक्वल है, p-1 इक्वल है kd के, ठीक है, k टाइम d के। तो दिस इज इक्वल टू k टाइम d -1। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर d होल पावर k -1, आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो फिर मजीद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर d -1 इंटू f ऑफ x। अब ये f ऑफ x क्या चीज आ गई है, नहीं, ठीक है। और ये इस तरह ही लिखा जा सकता है, ये भी आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा जा सकता है। अब पहले इसमें देखेंगे f ऑफ x क्या है, फिर मैं वेरीफाई करवाता हूँ कि जी बिल्कुल ये फार्मूला होल्ड करता है, यानी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड आप देखेंगे बराबर बराबर आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल से आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखें f ऑफ x क्या है, वेयर f ऑफ x जो है, वेयर f ऑफ x इक्वल टू x की पावर kd d इंटू k -2, सॉरी यार, मैं देखने को गलत लिख दूं मैं, हाँ गलत होने लगा था, सही है, डी के माइनस डी, सॉरी, डी के -1 प्लस एक्स इंटू डी इंटू के -2 प्लस एक्स इंटू डी रेज टू पावर के -4 अप टू सोन एक्स रेज टू पावर डी +1। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब इसको मैं वेरीफाई करवाता हूं आपको कि यार ये फार्मूला इसी तरह ही है, ये गलत नहीं लिखा हमने। डी इंटू के -1। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम सिंपल एग्जांपल से। एक देखें जी, यहां पर जो आपकी राइट साइड है वो है x की पावर p-1। p क्या है, प्राइम नंबर है, उसको मैंने लिखा है इस तरह, x की पावर d -1 इंटू एफ ऑफ x। और d कौन है, ठीक है, d यहां पर एक डिवाइजर था p-1 का। चेक करते हैं हम, मैं यहां पर एक p प्राइम लेट कर लेता हूं 11। मुझे बताएं p-1 कौन आएगा, p-1 आ जाएगा 10 के बराबर। अब आप मुझे बताएं कि 10 के डिवाइजर कौन कौन से हैं। मैं 10 को ऐसे लिख लेता हूँ, 2 और 5 और 1 भी है, मैं ऐसे सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ 2 इंटू 5। अच्छा, अब मैं यहां पर जो है ना अपना डी लेट कर लेता हूँ मैं 2 के बराबर और के लेट कर लेता हूँ 5 के बराबर।
आप डी को 5 भी ले सकते हैं, के को भी 2 ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सही है, मैंने यहाँ डी को अंदर रखा हुआ है क्योंकि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन है एक्स की पावर डी माइनस 1, ये वाली एक्सप्रेशन जो यहाँ पर लिखी है वही मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखी है। तो के को इसलिए बाहर रखा है कि ये वाली एक्सप्रेशन डी की फॉर्म में, तो डी यहाँ पर बीच में इंक्लूड करना है, मैंने इन्वॉल्व करना है। अच्छा, अब यहां पर देखें, मुझे बताएं कि जो आपकी लेफ्ट साइड है एक्स की पावर p माइनस 1 वाली, वो बन जाएगी p माइनस 1 कितना, 10 माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर आप एक फार्मूला लगा दें, अलजेब्रा का आपने फार्मूला पढ़ा अपनी क्लासेस, छोटी क्लासेस में, मैट्रिक में या 9th में, a की पावर 5 माइनस 1 ये होता है a माइनस 1 इंटू ए रेज टू पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब इस फार्मूले को आप यूज करें तो हमारा a जो है ना वो कौन है, एक्स स्क्वायर है। यानी यहां पर देखिएगा, ये लिख लिया ना मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहां पर जो a है उसकी पावर 4 है, यानी कि यहां पर a कौन है, एक्स स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, 2 का पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 1। इसको आप मजीद ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, आप कहेंगे लिख सकते हैं। अच्छा चलें फिर देखें, गौर कीजिएगा, एक्स का स्क्वायर कौन है, स्क्वायर किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे एक्स की पावर डी माइनस 1। ये जो एक्स की पावर 8 है, आप गौर करें, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की पावर डी के माइनस 1, डी की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, के कितना है 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 8 बन गया 8। आगे लिख सकते हैं एक्स इंटू डी की पावर के माइनस 2, डी पुट कर लें अपना 2 और के कितना है 5, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 2 6। इसी तरह ही आगे आप पुट करेंगे एक्स इंटू डी इंटू के माइनस 4, ये 3 नहीं आएगा 4 आएगा। सही है, 5 माइनस के कितना 5, 5 माइनस 4 1, 1 इंटू 2 2 आ गया, ये देख लें। अच्छा यहां पर मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हुई, के कितना है 5 है, 5 माइनस 4 1, 1 इंटू 2 2, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मुझसे मिस्टेक यहां पर हुई है, एक्स की पावर 4 फिर एक्स का स्क्वायर भी आना है, फिर प्लस 1 आएगा, और लेकिन यहां पर 3 आएगा, के माइनस 4 नहीं डायरेक्ट आएगा, के माइनस 3 आएगा, के माइनस 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 2, के की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 सॉरी 2, 2 इंटू 2 4, ये वाली टर्म बन जाएगी। और अब आप पुट करेंगे ना अगला d इंटू के माइनस 4, तो ये कितना आएगा, k की जगह 5, 5 माइनस 4 1, 1 इंटू 2 2, ये आखिरी सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी। और लास्ट जब आप बच्चा पुट करेंगे ना, ये x इंटू डी के माइनस 5, अब ये देखो k की जगह 5 पुट करोगे, 5 माइनस 5 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। सही है, तो इसका मतलब बताने का मतलब ये है सारा आपको कि यहां पर एक तो ये भी सही कर लें आप, यहां पर 3 आएगा। ठीक है, अब बताने का मतलब आपको सारा ये है कि आपने ये जो पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज किया है दो हिस्सों में, एक्स की पावर डी माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, और जबकि एफ ऑफ एक्स सारी की सारी इस तरह लिखी गई है। सही है, ये लॉजिकली मैथमेटिकली आपके सामने मैंने प्रूफ किया है, होल्ड कर रही है। सही है, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के लिख दिया अपनी तरफ से। सही है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में वैल्यू पुट की है, आपके सामने वेरीफाई हो जाती है, आंसर बराबर बराबर आ जाता है। अब चलें आगे चलते हैं, ये तो पहले यहां तक हो गया ना, वेरिफिकेशन हो गई आपकी। अच्छा तो चीजें काफी लेंथी हैं और जगह मेरे पास कम है। चलें पहले इसको थोड़ा सा देख लें। अच्छा मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं, मैंने ये दिखाना है कि मेरे पास ये जो कांग्रुएंस है इसके एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो अब आप गौर करें कि जो ये 1 है ना, 1
इसमें टोटल 3 चीजें हैं। एक लेफ्ट साइड पर है x की पावर p -1, दूसरी है x की पावर d -1, तीसरी f ऑफ x है। सही है। मैं अब ये दिखाऊंगा कि इन तीनों के ना अलग अलग सोल्यूशन मालूम करूंगा कि टोटल कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं हर हिस्से के, इसके भी, इसके भी, इसके भी। ठीक है। तो अब मेरा अगला टारगेट है कि तीनों के अलग अलग सोल्यूशन मालूम करना। सही है। इसका भी सोल्यूशन मालूम करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने बनते हैं, फिर इसके भी नंबर ऑफ सोल्यूशन मालूम करेंगे। लास्टली मैं बताऊंगा कि भाई इसके एग्जैक्टली डी सोल्यूशन निकलते हैं। अब ये मेरा टारगेट। अब आप गौर करें, अब ये गौर करें कि आपके पास डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, ये जो ऊपर आपने एफ ऑफ एक्स यानी इसकी बात कर रहा हूं जो कि इसके बराबर है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब आप जानते हैं यहां पर जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर आपके पास है d इंटू के माइनस वन। द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज d इंटू के माइनस वन। इसको मजीद आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू डी के माइनस डी। अब डी के किसके बराबर है? डी के बराबर था भाई ये है डी के या के टाइम डी, किसके बराबर है? पी माइनस वन के। तो ये आ गया पी माइनस वन माइनस डी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो हमने पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स डिफाइन की है, इसके टोटल कितने, इसकी डिग्री कितनी है? के माइनस वन माइनस डी। सही है। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डी के माइनस वन एंड विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। अब आपने लैग्रांज थ्योरम लास्ट पढ़ा है। लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो पी, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके कोएफिशिएंट्स जो है वो इंटीग्रल हों, इंटीजर्स हों, ठीक है, अंडर मॉडुलो पी, तो उसके एट मोस्ट जितनी उसकी डिग्री होगी उतने सोल्यूशन निकलेंगे। तो आप यहां पर देखें एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर हर एक का कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 1 1। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम p माइनस वन माइनस डी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो कांग्रुएंट बनेगा ना, एक्चुअली मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं मिटा नहीं रहा उसको भी। चलिए आप ना इसको जरा नोट कर लीजिएगा, मुझे आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो एग्जांपल दिए मैंने, अच्छा तो आगे मैं एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या बताया मुझे तीनों का सोल्यूशन चाहिए, तीनों हिस्सों के। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स का सोल्यूशन लिखने लगा। आप लिखेंगे बाय लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो पी। ये जो कांग्रुएंट बनेगा हैज एट मोस्ट कितने सोल्यूशन रखेगा? जितने इसकी डिग्री है। डिग्री कितनी निकली है बेटा? p माइनस वन माइनस डी, p माइनस वन माइनस डी इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, इतने इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक हो गया। ले जी इसके सोल्यूशन निकल आए हैं, इनके सोल्यूशन की तादाद निकल आई है कितनी? p माइनस वन माइनस डी। अब मैं इसके सोल्यूशन निकालता हूं इस साइड के, क्योंकि इसके तो हमें प्रूफ करने हैं ना, तो इन दोनों की मदद से मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। मैं अगर देखूं ये नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब अगला इसको मैं इस्तेमाल करने लगा। आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट, एज एक्स रेज टू पावर p माइनस वन माइनस कांग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो p has exactly p minus 1 incongruent solutions, incongruent solutions। किस तरह incongruent solution है? by Fermat-Little theorem, Fermat-Little theorem। फर्मेट-लिटल थ्योरम आपको गारंटी देता है इस बात की, आपने जैसे फर्मेट-लिटल थ्योरम में मैंने आपको बताया कि वो किस फॉर्म का था, वो इसी फॉर्म का था, a की पावर p माइनस वन माइनस कांग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो p। बस इतना फर्क है कि वहां पर a लिखा है, यहाँ पर x है। आप
नंबर तो कोई भी ले सकते हैं ना, ए ले लें एक्स ले लें, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने इनकाउंटेंट सोल्यूशन हुए एग्जैक्टली, फर्मल-लिटिल थ्योरम एग्जैक्टली बताता है कि भाई इतने ही होंगे, ना कम ना ज्यादा। तो कितने हैं, जितने इसकी पावर है। तो p माइनस वन हो गए इसके सोल्यूशन। अब अगली बात सुने, अब लास्ट रह गया इसके सोल्यूशन निकालना। तो यहां पर स्टूडेंट्स पहली जो मतलब क्वेश्चन उनके जहन में आता है वो कहते हैं सर यहाँ पर भी तो ये भी तो फॉर्म उसी तरह की है ना, एक्स की पावर डी माइनस वन कांग्रुएंट टू जीरो, तो सीधा सीधा फॉर्मल-लिटिल थ्योरम से कह देना, ठीक है भाई ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म देखने में बच्चों को लगती है दोनों एक जैसी है, ठीक है। इसमें भी मॉडुलो बी है, इसमें मॉडुलो बी है, सही है। तो बच्चे कहते हैं सर आप सीधा सीधा फॉर्मल-लिटिल थ्योरम से कह दें भाई इसके भी इतने सोल्यूशन है। बेटा आप गलत कर रहे हैं ना, आप सोच गलत रहे हैं। देखें फॉर्मल-लिटिल थ्योरम में आप गौर करें, मॉडुलो तो पी प्राइम पी है, लेकिन यहां एक्स के ऊपर जो नंबर है ना वो प्राइम पी लिखा हुआ है, पी माइनस वन, वो सम प्राइम पी को इन्वॉल्व कर रहा है। और किस प्राइम पी को इन्वॉल्व कर रहा है ये भी सुन रहे हैं, जो यहां पर आपने मॉडुलो में प्राइम पी लिखेंगे ना वही यहां पर पी माइनस वन है फॉर्मल-लिटिल। लेकिन जबकि यहां पर कौन है, यहां पर डी जो है वो प्राइम पी की फॉर्म में नहीं है, वो डी डिवाइजर है पी माइनस वन का। तो इसके ऊपर डायरेक्टली इसलिए आप फॉर्मल-लिटिल थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। तो अब आपने करना क्या है, अब आगे मैं ये दिखाऊंगा कि अब मुझे इसके सोल्यूशन की तादाद चाहिए। अब मैं ये दिखाऊंगा कि आपकी जो ये है ना लेफ्ट साइड, ये वाली साइड, जो इसका सोल्यूशन है ना एक्चुअली वही सोल्यूशन इसका होगा, ठीक है। शर्त ये है कि वो सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स का ना हो, वो लाजमी इसको सेटिस्फाइड करेगा इस चीज को, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं कि कैसे करेगा। आगे आप लिख लेनी तो यहां पर every solution of x raised to power p minus one congruent to zero modulo p which is not the solution of, ये जरूरी है लिखना, which is not the solution of f of x congruent to zero modulo p, जो इसका सोल्यूशन ना हो, लेफ्ट साइड का सोल्यूशन हो, ऐसा सोल्यूशन जो इसको सेटिस्फाइड करता है लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए f of x का, वो लाजमन इसका सोल्यूशन होगा। must be a solution of x raised to power d minus one congruent to zero modulo p। देखो ये चीज अलजेब्राइकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कैसे भला। अलजेब्रा में मैं अलजेब्रा की मैं आपको समझाता हूं। देखें आपने सपोज लिखा x की पावर 4 माइनस वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। फर्ज कर लें ये मेरा एफ ऑफ एक्स है और ये लिखा हुआ है एक्स की पावर डी माइनस वन। अब इसमें आप गौर करें कि जो इसका सोल्यूशन होगा ना लेफ्ट साइड का, वही सोल्यूशन इस साइड का होगा। सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो उसको सेटिस्फाइड करे, यानी आंसर उसका इक्वल टू जीरो आ जाए। अलजेब्राई के लिए बात कर रहा हूं मैं, अलजेब्रा की शक्ल में। अगर x इज इक्वल टू वन आप यहां पर पुट कर दें इधर, तो ये आंसर क्या बनेगा, वन माइनस वन जीरो। और अगर वही x इज इक्वल टू वन इधर पुट करें तो वो भी क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो। लेकिन इधर पुट करेंगे वो उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा, वन का स्क्वायर प्लस वन टू आ जाएगा, सही है। फिर इसका दूसरा सोल्यूशन है माइनस वन पुट करें, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस वन, फिर आ गया आपके पास जीरो। इधर भी पुट कर ले माइनस वन का स्क्वायर, वन वन माइनस वन जीरो। तो दो रियल सोल्यूशन इसके बनते हैं। अब योटा वगैरह की तरफ तो मैं नहीं जा रहा, माइनस प्लस माइनस योटा भी इसका सोल्यूशन है। तो जो सोल्यूशन बेटा इसका बनेगा ना एक्स की पावर 4 माइनस वन का, वही एक्स स्क्वायर माइनस वन का होगा। शर्त ये है कि वो इसका सोल्यूशन ना बनता हो, सही है। बात समझ आ गई कि नहीं आगे, सही है। तो यही बात मैंने सारी लिखी है, एवरी सोल्यूशन ऑफ एक्स की पावर p माइनस वन that is the solution of this side, but not the solution of this is a solution of this। अब मैं लेट कर रहे हैं, मैं इस चीज को दिखाने लगाऊंगा, बाकी ऐसा ही है। हम ऐसा लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू a जो है ना, वो सम x इज इक्वल टू a इसका सोल्यूशन है, और बाद में मैं दिखाऊंगा वो इसका भी सोल्यूशन निकलता है, सही है ना। अच्छा
let x is equal to a be the solution of x raised to power p minus 1 congruent to 0 modulo p, but note the solution of f of x congruent to 0 modulo p। अब आप चेक कीजिएगा कि x इज इक्वल टू a जो है ना वो इसका भी सोल्यूशन बनेगा। अब इसका सोल्यूशन बनने का मतलब क्या है? इसका सोल्यूशन बनने का मतलब है जब आप x की जगह x की जगह a पुट करेंगे तो आंसर बनेगा a की पावर d माइनस 1, वो 0 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए तभी इसका सोल्यूशन होगा। अब ये मैंने दिखाना है, ठीक है। वैसे कंफर्म है कि वो उसका सोल्यूशन है वो, लेकिन मैंने उसको एग्जांपल से प्रूफ किया है। यहां पर थ्योरम में हम जर्नल प्रूफ करेंगे। अब चेक करें, यहां पर पुट कर देते हैं आप इसको, पुट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a इन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर आएगा a की पावर p माइनस 1। अब जब ये इसका सोल्यूशन है, तो ये किसके जवाब कॉन्ग्रुएंट होगा? इसका जवाब होगा 0 के कॉन्ग्रुएंट। इक्वल टू, अब ये सारी चीज है किसके इक्वल? इसके इक्वल है। यहां पर भी x आप a पुट कर दें, ये आएगा a की पावर d माइनस 1 इंटू एफ ऑफ a। ये समझेंगे नहीं? मॉडुलो p, क्योंकि यहां पर अब आपने कॉन्ग्रुएंसी के निशान लगाया तो फिर वहां पर मॉडुलो का वर्ड इस्तेमाल करना है, जबकि यहां पर जो कि सिर्फ ये एक इक्वेशन है, मॉडुलो नहीं है, तो इक्वल का निशान आएगा। यहां पर कॉन्ग्रुएंसी की लाइनें नहीं आएंगी। विद p डज नॉट डिवाइड f ऑफ a, और ये असम्पशन है कि यहां पर p f ऑफ a को डिवाइड नहीं करता। अब ये क्या चीज नहीं आ गई? p f ऑफ a को डिवाइड नहीं करता भाई, ये क्या है भाई? आप क्या कह रहे हैं कि f ऑफ a जो है ना, x इक्वल टू a जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है मॉडुलो p के। अगर आप कहते हैं कि ये इसको डिवाइड करता है तो फिर होगा क्या? फिर भला क्या होगा? अगर आप ये कहते हैं कि p जो है वो f ऑफ a को डिवाइड करता है, तो फिर आपका कहने का मतलब ये है भाई कि f ऑफ a जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 0 के मॉडुलो p। अब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या कहती है आपको पता है? कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन कहती है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो तो उन दोनों का डिफरेंस मॉडुलो के ऊपर डिवाइड होगा। तो अगर ये इन दो f ऑफ a 0 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो फिर ऊपर वाली फॉर्म नहीं बन जाती। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि p f ऑफ a के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब f ऑफ a 0 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब 0 के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? f ऑफ a, f का आंसर किस नंबर पर 0 के इक्वल आया है? 0 के कॉन्ग्रुएंट हुआ है a के। इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू a इसका सोल्यूशन है। तो ये तो फिर आपकी असम्पशन के साथ अगेंस्ट हो गया ना। ऊपर आप क्या कह रहे हैं इसका सोल्यूशन नहीं है, और इधर आप फिर कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है। ये हुआ क्यों है? जब आप ये लिखेंगे p डिवाइड f ऑफ a, इसका मतलब ये है कि ये जो डिविजिबिलिटी है और जो कॉन्ग्रुएंसी है आपस में बड़ी इंटरलिंक है। दोनों की डेफिनेशन आपस में आपने याद रखनी है। जब आप कहते हैं एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, जैसे यहां पर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर ये इसका रूट होगा, इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप वहां पर कह रहे हैं डिवाइड करता है तो फिर ये रिजल्ट निकलेगा कि f ऑफ a कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा, मतलब a जो है वो f ऑफ x का सोल्यूशन है। सही है? तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है विद p डज नॉट डिवाइड f ऑफ a, ठीक है। अब ये इसको तो डिवाइड नहीं करता। अब अगली बात सुने, दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल जिस तरह अलजेब्रा में आप कहते हैं कि दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है? उन दोनों में से कम एक लाजमी 0 है। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वैलिड कंडीशन कौन सी है? कम से कम एक लाजमन 0 है। इसका मतलब ये है कि जब ये इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर ये तो 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दिस इंप्लाइज, ये वाली जो दूसरी चीज है ना भाई, ये फिर 0 के साथ कॉन्ग्रुएंस है। This shows x is equal to a, which was the solution of x raised to power p minus 1 is also the solution of x raised to power d minus 1। अगली लाइन आपने ये लिख लेनी है, मैं लिखने वाला लेक्चर काफी लंबा हो गया है, ठीक है। This shows x is equal to a, which was the solution of this congruence is also the solution of x की पावर d minus 1 का सोल्यूशन हो गया। Hence अब इसका मतलब है कि हर जो इसका सोल्यूशन है ना, वो मैंने कहा इसका भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब टोटल जो है
एटलीस्ट कितने सोल्यूशन निकलेंगे इसके? देखें यहां पर मैं एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा इसके लिए, एक्स की पावर डी माइनस वन के लिए, एग्जैक्टली नहीं कहूंगा। इसका हर सोल्यूशन इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन इसके लिए मैंने एग्जैक्टली कहा, इसके लिए मैंने एटलीस्ट कहा कहूंगा। वजह तो इस पर फॉर्मल लिटिल थ्योरम इस्तेमाल किया प्राइम नंबर पी की वजह से। फॉर्मल कहता है एग्जैक्टली उतने निकलते हैं, इस पर मैं बताया कि फॉर्मल नहीं इस्तेमाल कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि पावर डी है, प्राइम की शक्ल में नहीं है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एटलीस्ट। सो एक्स रेज़ टू पावर डी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो पी हैज एटलीस्ट, कम से कम इतने तो जरूर हैं जितने फॉर्मेट ने कहे हैं इस कॉन्ग्रुएंस के लिए, और वो कितने कहे हैं? जितनी पावर है। हैज एटलीस्ट सॉरी हैज एटलीस्ट पी माइनस वन सोल्यूशन नहीं, सॉरी निकलेंगे यार इसके, डी है ना, तो डी मुझे प्रूफ करना है। वो होंगे कितने तो देखिएगा, कम से कम होंगे इसके इतने, ये आएंगे पी माइनस वन माइनस डी विच इज इक्वल टू डी सोल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, ये होंगे, इतने सोल्यूशन होंगे भाई इसके पास। इन दोनों का प्रोडक्ट भाई इसके इक्वल है, जो इसका सोल्यूशन है वो लाजमन इसका सोल्यूशन होगा, सही है। अब इसके पास जो कम से कम सोल्यूशन होंगे वो मैंने लिखे हैं डी सोल्यूशन निकलते हैं। वो कैसे? अब गौर करें, मैं कहता हूं फर्ज कर लें इसके पास वाई सोल्यूशन है, टोटल वाई सोल्यूशन इसके हैं। अब टोटल सोल्यूशन कैसे निकलेंगे? टोटल सोल्यूशन वो है जो इस साइड पर है, टोटल सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ एक्स की पावर डी माइनस वन और सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उधर वाली साइड के जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो पी माइनस वन है, इसके सोल्यूशन मैंने वाई मान लिए हैं, प्लस एफ ऑफ एक्स के कितने सोल्यूशन निकले थे ये लिखे हुए हैं। एफ ऑफ एक्स के सोल्यूशन निकले थे, शायद मैंने मिटा दिए, एफ ऑफ एक्स के सोल्यूशन थे पी माइनस वन माइनस डी। पी माइनस वन को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, वाई की वैल्यू डी आ जाती है, और वाई कौन है? इसके एटलीस्ट सोल्यूशन थे, और यही यहां पर मैंने किया है। ये सारी चीज कैसे लिखी है? पी माइनस वन कहां से आया? जो लेफ्ट साइड है उसके सोल्यूशन माइनस, ये किसके सोल्यूशन है? सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। और निकालने किसके हैं? एक्स की पावर डी माइनस वन के, वो आपको डी सोल्यूशन आ गए। अब ये है एटलीस्ट, लेकिन उसने तो कहा एग्जैक्टली डी है। आखिरी चीज, अगेन यूजिंग लैग्रांज थ्योरम, अगेन अप्लाइंग लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम कब इस्तेमाल होता है? मॉडुलो हो प्राइम पी, कोएफिशिएंट्स हो पॉलिनोमियल के इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां पर आप गौर करें कि ये एक्स की पावर डी माइनस वन है, कोएफिशिएंट यहां पर वन ही है, और मॉडुलो भी यहां पर प्राइम पी चल रहा है, सही है। तो लैग्रांज थ्योरम आप एंटर कर सकते हैं बाय लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, x raised to power d minus 1 congruent to 0 modulo p has at most d solution। तो लैग्रांज कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डी सोल्यूशन है, ऊपर हमने कहा है कि कम से कम डी सोल्यूशन है, तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? कम से कम डी है, ज्यादा से ज्यादा डी है, तो एग्जैक्टली बाय डी है। दिस इंप्लाइज एक्स की पावर डी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो पी हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस, डी सॉल्यूशंस। ये चीज होगी जी बेटा कंप्लीट। मुश्किल चीजें जाहिर सी बात है, वो लंबी चीजें हैं। हाँ, एक मुझे चीज आप बता सकते हैं, कुछ वीडियोस में जैसे अभी लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ था, वो मैंने लैपटॉप के ऊपर पहले मैंने सारा नोट्स बनाए हुए थे, उससे मैंने एलैबोरेट कर दिया, वीडियो की लेंथ छोटी हो गई। आपकी तरफ से फीडबैक मुझे चाहिए होगा, आपको वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है या इस तरह? इसमें नो डाउट जाहिर सी बात है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है।
मेरे ख्याल है वैसे इस चीज़ की केयर तो नहीं आपको करनी चाहिए कि यार वीडियो लेंथ बहुत लंबी है, हमसे नहीं देखी जा रही। माशाल्लाह आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक या इंटर के तो स्टूडेंट नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से मुझे फीडबैक चाहिए होगा कि ज़्यादा आपको कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अपील करता है। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विल्सन थ्योरम का अल्टरनेटिव प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और लग्रांज, यही इसी क्रॉलरी और लग्रांज थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी।